Hello everyone, I would like to welcome all of you to our first class of physics which is of chapter 1, the scope of physics. इस chapter में 5 topics हैं जिसमें से 4 आपने पहले से पढ़े हुए हैं. Physics and its branches, contribution of Muslim scientists, systems of unit and significant figures. 5वां topic इसमें important है जो कि dimension का है. इसमें हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे. बाकी 4 टॉपिक्स के लिए आप मैट्रिक क्लास की फिजिक्स की वीडियो देख सकते हैं. डायमेंशंस के 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स और डायमेंशन ऑफ इक्वेशंस. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज करने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करेंगे. फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज इनकी टाइप्स हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं जबकि ड्राइव क्वांटिटीज बेशुमार हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं क्योंकि ये किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती. ड्राइव क्वांटिटीज का नाम ही ड्राइव्ड है क्योंकि ये ड्राइव की जा सकती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से और ये डिपेंड करती हैं. जैसे कि स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पर, इसीलिए इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं और ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं. फंडामेंटल यूनिट्स इसी तरह से 7 हैं. लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल. जबकि ड्राइव क्वांटिटीज बहुत सारी हैं इसीलिए इनके ड्राइव यूनिट्स भी उसी लिहाज से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. जैसे स्पीड का ड्राइव यूनिट अगर हम निकालें तो ये डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड तो मीटर अपॉन सेकंड हो गया. ये तो मैंने आपको यूनिट सारी जो बताई ये एसआई यूनिट सिस्टम में बताई हैं. इनमें बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स हैं. सीजीएस है, एफपीएस है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं. हम लेंथ को माइल्स में भी मेजर करते हैं, हम लेंथ को किलोमीटर्स में भी करते हैं, सेंटीमीटर में भी करते हैं. तो इसके लिए बहुत सारी यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं. इन सब को आप कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. तो हम यहाँ पर डायमेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए सिर्फ एक ही सिंबल होगी. ये फिजिकल क्वांटिटीज की नेचर को रिप्रेजेंट करता है जिनमें डायमेंशंस हम लेंथ की L इस्तेमाल करते हैं, मास की M इस्तेमाल करते हैं, टाइम की T इस्तेमाल करते हैं और ये सारी सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज की ही डायमेंशंस होती हैं जिनमें और भी डायमेंशंस हैं जो कि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ाई नहीं जाती. लेंथ को हम देख सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तौर पर भी, रेडियस और डायमीटर में भी, ब्रेथ, विड्थ, हाइट भी लेंथ है, फोर्स आर्म और कपल आर्म भी लेंथ है, सर्कमफेरेंस भी लेंथ है और एम्पलीट्यूड भी लेंथ है. इन सब को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली L से. डायमेंशन किसी फिजिकल क्वांटिटी के अगर रिप्रेजेंट की जाए तो उसके गिर्द ब्रैकेट बना दिया जाता है. जैसे अगर आप ब्रैकेट बनाते हैं मास M के गिर्द तो वो कैपिटल M लिखा जाएगा. V के गिर्द अगर ब्रैकेट बनाते हैं तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी की डायमेंशन हमने निकालनी है. चलें शुरू करते हैं डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज की. स्टार्ट ही करेंगे हम वेलोसिटी की डायमेंशन से और इसकी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. सिंबॉलिकली इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एस अपॉन टी. इसके गिर्द अगर हम डायमेंशंस के ब्रैकेट लगाएं तो हम डायमेंशन पुट कर सकते हैं और डायमेंशंस हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन जो कि लेंथ है L इस्तेमाल की जाती है और टाइम की डायमेंशन T इस्तेमाल की जाती है, कैपिटल T. तो हम इसमें पुट कर देंगे. अब हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में किसी भी वेरिएबल को रखा जाए तो उसकी पावर कुछ ना लिखी हो तो 1 होती है, ऊपर उसको लेके आ सकते हैं तो उसकी पावर -1 हो जाती है. इसी तरह से हम एक और डायमेंशन कर सकते हैं. ये आपकी डायमेंशन वेलोसिटी की आ गई. एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी को डिवाइड कर दें टाइम से तो एक्सेलरेशन आ जाती है और इसको सिंबॉलिकली हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन टी. डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को और इसमें इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि डेल्टा लगा हो तो क्या डायमेंशन होगी, डायमेंशन वही रहती है. तो डायमेंशन के लिए ब्रैकेट दोनों साइड पर लगाएंगे. डायमेंशन के ब्रैकेट लगा दिए. अब डायमेंशन हमने पुट करनी है. हमें पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली है L t की पावर -1 और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T है.
تو हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें पता है कि पावर नीचे 1 लिखी है, ऊपर जाके पावर माइनस हो जाती है, तो t की पावर -1 t की पावर -2 हो गई। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमने निकाल ली। और डायमेंशंस निकाल सकते हैं, एरिया की डायमेंशन निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला है फॉर अ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ बाय टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। और यहाँ फिर हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ की डायमेंशन हमें पता है, दोनों की L है, कैपिटल L। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशन, L मल्टीप्लाई हुआ L से तो L स्क्वायर हो गया। तो एरिया की डायमेंशन हमने निकाल ली। वॉल्यूम की डायमेंशन निकालते हैं फॉर रेक्टेंगल। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के डायमेंशंस कैपिटल L ही हैं, क्योंकि ये लेंथ ही हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम की डायमेंशन L³ आ जाएगा। मैट्रिक क्लास में आपने एक क्वांटिटी पढ़ी थी जिसको मोमेंटम कहते थे। इसको लीनियर मोमेंटम कहा जाता है फर्स्ट ईयर में। और ये वही क्वांटिटी है जो आपने पढ़ी थी, विच इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ मोशन एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये क्वांटिटी तो बहुत पुरानी है, अरस्तू के ज़माने की है, जब अरस्तू ने एक पहाड़ से पत्थर गिराया था और पत्थर को देखा था कि कितने ज़ोर से वो टक्कर मारता है। तो ज़्यादा भारी पत्थर उसने गिराया था, तो देखा था कि आगे पहाड़ पर टकराने पर उसमें गड़ा बन गया, जबकि छोटे पत्थर कुछ असर नहीं रखते थे। तो ये क्वांटिटी तब की पुरानी है। जितना ज़्यादा मास होता है उतने ज़्यादा मोमेंटम यानी लीनियर मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है। जितनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होती है उतना ज़्यादा उसका लीनियर मोमेंटम हो सकता है। तो चले यहाँ तो हम डायमेंशन निकालेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए दोनों साइड पर हम ब्रैकेट्स लगा देंगे। और ब्रैकेट लगाने पर हमें पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन वैसे तो हमने पिछली स्लाइड में निकाल ली थी, लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। अब डायमेंशन हमें पता है कि मास की डायमेंशन कैपिटल M होती है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो उसकी डायमेंशन कैपिटल L है, और टाइम की डायमेंशन कैपिटल T है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी डायमेंशन आ जाएगी mL/t। लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन को यहाँ mL/t भी लिख सकते हैं। वैसे अगर इसको साइंटिफिक वे में लिखा जाए तो mL/t की पावर -1 लिखा जाएगा, क्योंकि t ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। अब हम फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, जो कि फोर्स आपने फॉर्मूला निकाला था F = ma। इस दोनों में हम डायमेंशन लगाते हैं तो F पर भी M पर भी A भी डायमेंशन के ब्रैकेट आ गए। अब यहाँ पर M की डायमेंशन तो हमें पता है कैपिटल M होती है, लेकिन A की डायमेंशन हमने निकाली तो थी L/t की पावर -2। इसको दोबारा निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको पुट कर देंगे, और वेलोसिटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम S अपॉन t, डिनोमिनेटर नीचे जाके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो S अपॉन t इंटू टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हमें पता है मास की कैपिटल M है, डिस्प्लेसमेंट की L है, टाइम की कैपिटल T है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर mL/t, t से मल्टीप्लाई हो गया, t² हो गया। तो mL/t² भी लिख सकते हैं फोर्स की डायमेंशन, और t की पावर -2 ऊपर आके बन जाएगी। तो ये भी हमारे पास डायमेंशन इसकी साइंटिफिक फॉर्म में आ गई। mL/t की पावर -2 फोर्स की डायमेंशन है। अब एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम होता है सर्कुलर मोशन में। इसको डिटेल में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ सिर्फ हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, विच इज L = mvr। यहाँ पर L रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। दोनों साइड पर हम डायमेंशंस के ब्रैकेट लगाते हैं, L पर भी, M पर भी, V पर भी और R पर भी डायमेंशन के ब्रैकेट्स लग जाएंगे। M तो हमें पता है मास है, R जो है वो रेडियस है विच इज लेंथ, और V जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन और रेडियस की डायमेंशन एक ही है, विच इज कैपिटल L। तो डायमेंशंस हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर mL मल्टीप्लाई हुआ L से अपॉन t, तो L से मल्टीप्लाई होता है L² हो जाएगा, अपॉन t आ जाएगा। तो डायमेंशन हमने निकाल ली एंगुलर मोमेंटम की mL² अपॉन t। t को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास t की पावर -1 हो जाएगी। तो mL² t की पावर -1 डायमेंशन निकल जाएगी एंगुलर मोमेंटम की।
कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे भी हैं जिनकी डायमेंशंस एक जैसी होती हैं। इनमें से टॉर्क, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन एक होती हैं। एनर्जी चाहे हो काइनेटिक एनर्जी, चाहे हो पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी एनर्जी में डायमेंशन अगर हम निकालें तो टॉर्क, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन एक ही आती है। चलें यहाँ पर वर्क की डायमेंशन निकालते हैं। तो वर्क हमें पता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन पता है, इट इज़ कैपिटल एल। फोर्स हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए की जगह हम पुट कर देंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की जगह हम पुट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर बस डी नहीं है, एस कैपिटल एस है, तो डायमेंशंस हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। मास की कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट की कैपिटल एल, टाइम की कैपिटल टी। जब ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास उसी तरह से एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डायमेंशन आ जाएगी वर्क की, और इसको हम लिखें दूसरी फॉर्म में तो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 डायमेंशन आ गई वर्क की। वर्क की और टॉर्क की डायमेंशंस एक ही हैं। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर हम डायमेंशंस दोनों साइड पर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो डायमेंशंस के ब्रैकेट लग जाएंगे। अब यहाँ पर 1/2 पर डायमेंशन लगा दिए तो इसमें इसकी डायमेंशन क्या होगी। याद रहे कि नंबर्स की डायमेंशंस नहीं होती, तो उसकी जगह 1 लिखा जाता है, कुछ भी नहीं लिखा जाए तो भी सही है। तो यहाँ पर मास की डायमेंशन कैपिटल एम है, वेलोसिटी एस अपॉन टी है। अब यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एस स्क्वायर और टी का स्क्वायर हो गया। अब डायमेंशंस यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, मास की कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट की कैपिटल एल, टाइम की कैपिटल टी। तो सब्सटीट्यूट करने पर एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह से एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन निकालना चाहें तो वो भी आपके पास सेम आएगी। चलिए डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज तो मुकम्मल हुआ। अब डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट्स करेंगे। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट्स में जो कांस्टेंट है इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा मैथमेटिक्स वाले कांस्टेंट से। ये कांस्टेंट्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने पर लगते हैं जब इक्वल का साइन लगाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन है आपकी बुक में से, फाइंड द डायमेंशन ऑफ c इन द इक्वेशन एंड द इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ct क्यूब। यहाँ पर हम दोनों साइड पर अगर डायमेंशन लगा देंगे तो s पर भी, c पर भी, t पर भी डायमेंशन लग जाएगी। t का क्यूब है तो यहाँ पर हमारे पास s देखें तो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम यहाँ पर t है। हम थोड़े से शिफ्ट करेंगे टी क्यूब को राइट हैंड साइड पर, वहाँ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो s अपॉन टी क्यूब हो जाएगा। तो c की डायमेंशन हम निकालने के लिए डायमेंशंस देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की कैपिटल L होती है, टाइम की कैपिटल T होती है। सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन आ जाएगी L अपॉन टी क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं LT की पावर माइनस 3, क्योंकि t का क्यूब है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके t की पावर माइनस 3 बना देगा। चलिए अब रियल लॉज की बात करते हैं। तो हम स्टोक्स लॉ एक पढ़ते थे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए फॉर अ राउंड स्फीयर। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कोफिशिएंट ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन भी कहते हैं, विस्कोसिटी का दूसरा नाम है। इसका फॉर्मूला था F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV। ये जो ग्रीक सिंबल है इसको ईटा पढ़ते हैं, और यहाँ पर हम डायमेंशंस दोनों साइड पर अगर अप्लाई कर दें, ब्रैकेट लगा दें, तो F पर भी आ जाएगा और 6 पाई पर भी, ईटा पर भी, R पर भी, V पर भी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पर ईटा है, तो हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है। R यहाँ पर रेडियस है, V यहाँ पर वेलोसिटी है, F यहाँ पर फोर्स है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास 6 पाई है ये एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है, विच इज 3.14 एंड सो ऑन, और इसकी डायमेंशन कोई नहीं होती। तो हम यहाँ पर इसको निगलेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे पास इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दें तो F इज इक्वल टू ma लिख दिया जाएगा। a यहाँ पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो m इंटू एस अपॉन टी इंटू टी, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ
हमारे पास ये अब साइड शिफ्ट करेंगे, अब बहुत सारी चीज़ें कुछ कैंसिल आउट भी हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर ब्रैकेट टी है वो दोनों साइड पर है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट एस है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई होके जो टी है वो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, मास है वो भी रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल आर है वो दूसरी राइट हैंड साइड पर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में आके लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू एम अपॉन आर टी सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है एम जो है वो मास है, इसकी डायमेंशन कैपिटल एम होती है, आर यहाँ पर रेडियस है, ये कैपिटल एल डायमेंशन रखता है, टी यहाँ पर कैपिटल टी डायमेंशन रखता है, टाइम डायमेंशन सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास m अपॉन एल टी आ जाएगा, और इसको अगर हम दूसरी तरीके से लिखना चाहें तो इट इज एम एल माइनस वन पावर टी माइनस वन पावर। So this is the dimension of coefficient of viscosity. इसी तरह से आपको अगर याद हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे पास है force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है, और ये कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायमेंशंस निकालेंगे, और इसकी डायमेंशन निकालने के लिए दोनों साइड पर हम डायमेंशन के ब्रैकेट लगा देते हैं। हमें पता है कि m1 और m2 दोनों मास हैं तो इनको एक ही लिया जा सकता है, और यहाँ पर हमें फोर्स पता है ma होता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे फोर्स की जगह ma, और m1 और m2 को m ही कह देंगे। यहाँ हम एक्सेलरेशन को भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम से, और वेलोसिटी को भी सब्सटीट्यूट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जो मास से मल्टीप्लाई हुआ एम स्क्वायर हो गया, और आर के ऊपर स्क्वायर वैसे ही पाया जाता है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जी को एक साइड पर रखते हुए दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे डायमेंशंस को, तो यहाँ पर एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड में डिवाइड हो जाएगा, और आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एम स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन अब सब्सटीट्यूट की जा सकती हैं। एम की डायमेंशन कैपिटल एम, एस की डायमेंशन और आर की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, क्योंकि एस डिस्प्लेसमेंट है, आर यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स है। टी की डायमेंशन कैपिटल टी, हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एस की जगह एल लिख दिया, आर की जगह भी एल लिखा जाएगा, तो आर स्क्वायर है एल स्क्वायर हो जाएगा, मास एम की जगह कैपिटल एम, और टी स्क्वायर कर देगा। यहाँ पर हमारे पास ये एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ एल क्यूब हो गया, और एम डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाके पावर इनकी माइनस में हो जाएंगी। m की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके m की पावर -1 हो गई, l क्यूब हो गया, और t की पावर -2। तो ये डायमेंशन हमने निकाल ली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम डायमेंशन निकालते हैं इक्वेशंस की, और इक्वेशंस की डायमेंशन नहीं निकाली जाती, इक्वेशंस को प्रूफ किया जाता है कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। तो डायमेंशनली करेक्ट हैं क्या मतलब, हमारे पास सारी जितनी भी डायमेंशंस होती हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल्स पाए जाते हैं, अगर वो इक्वेट कर रहे हैं तो उनकी डायमेंशन सेम आनी चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए, और हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। Vf यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, वी आई यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, और a एक्सेलरेशन है, t यहाँ पर टाइम है। तो दोनों साइड पर जब हम डायमेंशन अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगाने पर Vf पर भी, Vi पर भी, A और T पर भी हमारे पास आ जाएंगे। अब Vf Vi तो वेलोसिटी है, इसलिए इसको V कह सकते हैं, और ये हम सब्सटीट्यूट इसमें कर देंगे। एक्सेलरेशन को भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम से, वेलोसिटी की जगह भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की जगह दोबारा सब्सटीट्यूट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टी से कैंसिल हो रहा है सेकेंड टर्म में। तो यहाँ पर अब हम डायमेंशंस सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है,
एल, और इसकी डायमेंशन कैपिटल एल है, टी यहाँ पर टाइम है, इसकी डायमेंशन कैपिटल टी है, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल अपॉन टी, एल अपॉन टी, एल अपॉन टी हर जगह लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर एल अपॉन टी प्लस करेंगे तो 2 लिखा आ जाएगा। हमें पता है कि नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एल अपॉन टी बराबर हो जाएगा एल अपॉन टी के। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, दोनों की डायमेंशंस मैच कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी डायमेंशंस के लिहाज से हमारे पास ये इक्वेशन सही है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम प्रूव कर सकते हैं, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपको ये सारे वेरिएबल्स पता है, s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम है और a एक्सेलरेशन है। बाय टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ब्रैकेट्स लगा देंगे, सब पर ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पर 1/2 को निगलेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक नंबर है और नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। हमें पता है यहाँ पर वेलोसिटी वी आई इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल वेलोसिटी, उसको वी कह सकते हैं क्योंकि डायमेंशन उसकी वही होगी। और यहाँ पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर कर देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन की जगह भी वेलोसिटी अपॉन टाइम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास t ब्रैकेट t से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी टर्म में देख रहे हैं आपके पास t स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो स्क्वायर कम कर देगा, एक उसकी पावर 1 हो जाएगी। अब हमें पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोबारा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर v है डेल्टा v, डेल्टा का कोई मसला नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम फिर कैंसिल आउट कर देंगे t को t से, तो यहाँ पर हमारे पास s इज इक्वल टू एस प्लस एस सब ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर डायमेंशन हम पुट कर सकते हैं। अब तो डायमेंशन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की कैपिटल एल होती है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल इक्वल्स टू एल प्लस एल हो जाएगा, और एल एल से प्लस हो गए 2l हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 एक नंबर है, इसको भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो एल इक्वल्स टू एल हो जाएगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, so our second equation of motion is also dimensionally correct. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ दोनों साइड पर डायमेंशन लगाने पर 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर पर सब पर ब्रैकेट आ जाएगा। 2 एक नंबर है, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। वी एफ वी आई ये वेलोसिटीज हैं, इनकी जगह सेम डायमेंशन आएंगी। हम यहाँ पर अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास ये वी स्क्वायर था तो एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पर देख रहे हैं वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होता है, दिल चाह रहा होगा कैंसिल आउट कर दें, इसको जीरो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कैंसिल आउट कर दिया तो फिर आप प्रूव कर ही नहीं सकेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो तमाम इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट होती हैं। हम अगर यहाँ पर जीरो कर देंगे और प्रूव कर देंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा फिर। तो हमारे पास यहाँ पर जो s अपॉन टी है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो s से मल्टीप्लाई और s स्क्वायर हो गया ऑन लेफ्ट हैंड साइड, t से स्क्वायर हो जाएगा, और एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ है माइनस एस स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ब्रैकेट में ये सब। अब यहाँ पर हमें पता है डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट की कैपिटल एल है, टाइम की कैपिटल टी है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। आप इसको माइनस करेंगे तो जीरो लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर जीरो किसी भी वेरिएबल पर लगे तो वो भी जीरो होता है, तो हम यहाँ पर एक ट्रिक करेंगे। तो एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो वही जीरो आ सकता है, और जीरो एक नंबर है, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। यहाँ पर अमूमन स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, तो इस ट्रिक को याद रखें कि जब भी हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो जो साइड किसी दूसरी साइड पर लिखा हुआ है वही वेरिएबल आप जीरो के साथ लगा के रख के इसको डायमेंशनली करेक्ट कर सकते हैं। सो अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जो एग्जाम में आती हैं। उनमें से टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग सिस्टम है, जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। यहाँ पर t कैपिटल T डायमेंशन नहीं, ये टाइम पीरियड है। m यहाँ पर मास है स्प्रिंग का, और k यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है। डायमेंशंस दोनों साइड पर लेंगे तो हमारे पास
2 पाई एक नंबर है, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर k स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो कि हुक्स लॉ में आपने पढ़ा था, F इज इक्वल टू kx। अगर हम x को f से डिवाइड कर दें तो k की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और वही हम आगे करेंगे। अच्छा, इक्वेशन को शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास अंडर रूट m अपॉन k ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ पर k की जगह हम f अपॉन x सब्स्टिट्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो हमें पता है कि फोर्स से डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में ही डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें ये पता है कि फोर्स होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पर mm से कैंसिल हो जाएगा, और x अपॉन a हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसमें भी डिनोमिनेटर पे अगर डिवाइड हो तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो गया टाइम से ब्रैकेट में न्यूमरेटर में। और इसी तरह से वेलोसिटी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसी तरह से टाइम यहाँ पर भी है, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें डायमेंशंस पता है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अब s भी है और x भी डिस्प्लेसमेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग की, तो ये हमारे पास लेंथ ही होता है जिसकी डायमेंशन कैपिटल L है। टाइम की डायमेंशन, टाइम पीरियड की डायमेंशन एक ही है, कैपिटल T। तो हम यहाँ पर टाइम को ऊपर लेके गए तो t स्क्वायर हो गया। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को डायमेंशंस की, तो हमारे पास x की जगह कैपिटल L आ जाएगा, s की जगह कैपिटल L आ जाएगा, t की जगह कैपिटल T, और कैपिटल T की जगह भी कैपिटल T आएगा। L से कैंसिल हो गया, t स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और बाहर आ जाएगा t विल बी इक्वल टू t, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास डायमेंशंस इसकी भी प्रूफ हो गई कि इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड इज डायमेंशनली करेक्ट। चलिए आखिरी एक इक्वेशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ वेव वेलोसिटी, which is v is equal to f lambda. v is the velocity of the wave, f is the frequency of the wave, and lambda is the wavelength. तो wavelength भी लेंथ है, उसकी डायमेंशन कैपिटल L है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपने पहले कभी नहीं देखी, फ्रीक्वेंसी है क्या? आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी वाज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। चलिए यहाँ पर दोनों साइड्स पर हम ब्रैकेट लगा देंगे डायमेंशंस के, और हमें यहाँ पता है f इज इक्वल टू 1/t, वेव्स के चैप्टर में पढ़ा था, तो ये हो जाएगा t डिवाइड और वेवलेंथ से, वेवलेंथ की डायमेंशन भी हमें पता है। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हमें डायमेंशंस पता है इनकी कि डिस्प्लेसमेंट और वेवलेंथ की डायमेंशन कैपिटल L है, लेंथ है ये, t और टाइम पीरियड कैपिटल T है। सब्स्टिट्यूट करेंगे डायमेंशंस, तो L अपॉन T is equal to L upon T. Again, left hand side is equal to right hand side. So our equation of wave velocity is dimensionally correct. आज के लिए बस इतना ही। मैं कुछ सवाल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज एन होमवर्क, तो आपने जो डायमेंशंस सीखी हैं उनके आप क्वेश्चंस ये ज़रूर करें। तो 6 सवाल मैंने शेयर किए हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के, इनकी डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की डायमेंशंस निकालनी है, स्प्रिंग कांस्टेंट की और प्लांक कांस्टेंट की। इसके और कुछ सवाल हैं जिनमें आपने डायमेंशनली करेक्टनेस प्रूफ करनी है।